हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अक्ष क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एस 11 के बारे में। एस 11 बेसिकली कहता है हमें इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। जी हाँ, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स की वजह से हमारे ट्रांजैक्शंस में, हमारे बुक्स में जो भी चेंजेस आते हैं उन सब के बारे में डील करता है एस 11। जी हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस चैनल को पहुँचाइए ताकि बाकियों को भी इसका बेनिफिट मिले। सो लेट्स स्टार्ट। द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। तो हमें बेसिकली एस 11 कहता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट्स की वजह से हमारे ट्रांजैक्शन में, हमारे इधर की हमारे इंडिया के ट्रांजैक्शन में क्या असर पड़ता है। मैं आप लोग को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज हम इंडिया में कोलकाता में बैठे हुए, ठीक है। सपोज हम कोलकाता में बैठे और हमारी एक ब्रांच है यूएसए में, ठीक है। हम ब्रांच बैठा के रखे यूएसए में और हम कोलकाता में खुद बैठे हुए। तो यूएसए में जो ब्रांच रहेगी उसके सारे ट्रांजैक्शन तो हमारे यहाँ डॉलर्स में होंगे ना, यूएसए में। और हम जब उसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, सपोज हम जब ब्रांच की अकाउंटिंग कर रहे हैं और हम चेक कर रहे हैं कि नेट में हमारी पूरी बिजनेस के कितने प्रॉफिट या लॉस हुए, तो हमें इस यूएस के सारे ट्रांजैक्शंस को हमारे बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, है ना। तो जब हम इस यूएस मतलब यूएसए के सारे ट्रांजैक्शन को जब हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, वो रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है हमें एएस 11। और हमें कहता है कि हम जो रेट्स ले रहे हैं वो कौन से रेट्स पे हम लोग यूएसए के सारे रेट्स को हम कोलकाता से कंपेयर करेंगे या इंडिया में अकाउंटिंग करेंगे। तो बेसिकली हमें स्कोप क्या बताता है इस एएस का, कि ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए ना उसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। Then translating the financial statement of foreign branches for inclusion in the financial statement of reporting enterprise। आप समझ पा रहे होंगे, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि फिनेंशियल स्टेटमेंट एक फॉरेन ब्रांच का हम लोग उसको ट्रांसलेट करते हैं ताकि हम जिस एंटरप्राइज में हम जहाँ पे काम करें, सपोज इंडिया में काम करें या कहीं और काम करें, तो वहाँ के मतलब वहाँ के यूनिट में या वहाँ के डिनोमिनेशन में हम उसे ट्रांसलेट कर पाए, ठीक है। नाउ लेट्स शिफ्ट इट। अकाउंटिंग ऑफ फॉरेन ट्रांजैक्शन क्या कहता है हमें। सबसे पहला ये करने के लिए हमें दो तरह से रिकॉग्नाइज करना पड़ता है एक ट्रांजैक्शन को हमें दो तरीके से रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। सबसे पहला इनिशियल और दूसरा हमारा सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन। तो हम लोग ये क्यों कर रहे हैं इनिशियल रिकॉग्निशन और सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन, तो आप सोच के देखिए कि हमें इसमें फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस भी निकालने पड़ते हैं। हमें चेक करना पड़ता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट्स की वजह से हमने जो सामान खरीदा था वो हमने कितना में बेचा, तो हमें जो डिफरेंस आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज रेट्स की वजह से, या जो सामान हमने खरीदा था अब उसका दाम क्या है, वो सब कुछ हम लोग निकालते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट्स से। तो वो एस 11 हमें बताता है सब कुछ करने के लिए। तो हम वही देख रहे होते हैं। तो पहला चीज़ हम लोग इनिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं हमारे ट्रांजेक्शन को। तो इनिशियल जब हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं तो उसको रिकॉग्नाइज करने का डेट क्या होता है हमारा, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन ऑन द एक्चुअल डेट ऑफ हैपनिंग। मतलब हम लोग ये बता रहे हैं कि इनिशियल रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है। तो जब भी हम लोग जिस दिन हम अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन। सपोज मैंने आज परचेज किया या मैंने आज सेल किया, तो मैं उस ट्रांजैक्शन को आज के डेट पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। उसी को बोलते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन या फिर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन ऑन एक्चुअल डेट ऑफ हैपनिंग। तो जब हम इनिशियल रिकॉग्निशन करते हैं, हमने ट्रांजैक्शन तो समझ लिया कि सपोज आज 7 या 8 सितंबर है, तो आज के दिन मैंने परचेज किया था। तो जैसे मैंने आज के दिन परचेज किया तो मैंने आज के दिन एक फॉरेन एक्सचेंज रेट होगा। तो जिस दिन हम परचेज करते हैं ना उसी दिन का फॉरेन एक्सचेंज रेट हम लोग लेते हैं और उसी को हम लोग कहते हैं स्पॉट रेट या एक्चुअल रेट या हिस्टोरिकल रेट। देखिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है स्पॉट रेट, डेट ऑन विच ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। जिस दिन ट्रांजैक्शन होता है उसी दिन को हम लोग स्पॉट रेट बोलते हैं और उसी दिन को इनिशियल रिकॉग्निशन भी हम लोग करते हैं अपने ट्रांजैक्शन का। सेकंड पार्ट हम लोग यहाँ देख सकते हैं सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन। अब सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन में हम लोग को पहले दो चीज चेक करना पड़ता है कि हम जो जिस चीज का सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन कर रहे हैं वो क्या है, मॉनिटरी आइटम है या फिर एक नॉन मॉनिटरी आइटम है। तो भैया आज तक तो हमें लगता था कि हम अकाउंट्स कर रहे हैं तो जितना ट्रांजैक्शन है सब मनी पे करते हैं हम लोग, तो सारा मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ही हुआ। बट नहीं, हम लोग जब एस 11 करते हैं तो हमें बाइफरकेट करना पड़ता है कि मॉनेटरी आइटम कौन सा है और नॉन मॉनेटरी आइटम कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं मॉनेटरी आइटम क्या हुआ।
अब मॉनेटरी आइटम का मैं सिंपली मतलब बताता हूँ आप लोग को कि कोई भी ऐसा आइटम जिसमें हम लोग को या तो पैसा देना है किसी को या तो किसी से पैसा लेना है। सपोज मैं एग्जांपल अगर आप लोग को लूँ तो डेटर्स, अब डेटर्स से हमें पैसे मिलने वाले होते हैं तो वो मॉनेटरी आइटम है। क्रेडिटर्स, हमें उसे पैसे देने हैं तो वो भी मॉनेटरी आइटम है। और इसी का डिफरेंस मतलब एकदम उल्टा हम अगर बोले तो नॉन मॉनेटरी आइटम हो जाता है, जिसमें हमें पैसे लेना या देना हमें वो चेक नहीं करना। हमने एक आइटम रिकॉग्नाइज किया है, वो आइटम अगर जिसमें हमें कोई पैसा ड्यू नहीं है या किसी कोई तरह का पैसा एडवांस नहीं है या पेमेंट करना बाकी नहीं है या रिसीट बाकी नहीं है, तो उसको हम लोग नॉन मॉनेटरी आइटम बोलते हैं। मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी लिया दोनों का, जैसे बी आर बी पी, यहाँ पे क्रेडिटर है, यहाँ पे डेटर है मॉनेटरी आइटम को, और नॉन मॉनेटरी का यहाँ पे मैंने लिखा है परचेज, सेल, फिक्स्ड असेट एक्सेट्रा। तो पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि बहुतों को डाउट होगा कि भैया परचेज जो लोग करते हैं वो तो क्रेडिट परचेज होता है ना बहुत जगह पे, तो उधर पे भी तो ऐसा सीन होता है कि हमें फ्यूचर में भी पैसा देना पड़ेगा। तो उसका जवाब ये रहेगा भैया कि आप सोच के देखो, हमने हमें यहाँ पे आइटम को बाइफरकेट करना है, राइट। तो जब मैं परचेज देखता हूँ तो परचेज तो मैंने आज अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, मतलब परचेज का काम तो मेरा हो चुका है। मुझे एक्चुअल जब मैं क्रेडिट परचेज कर रहा हूँ तो मैं पैसे मेरे को किसको देने का बाकी है, क्रेडिटर्स को। तो क्रेडिटर्स का आइटम पैसा देने वाला बाकी है ना, इसलिए वो मॉनेटरी आइटम कहलाता है। और परचेज तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया और उसके परचेज काम मेरा हो चुका है, इसलिए मैं उसको नॉन मॉनेटरी आइटम बोलता हूँ। ठीक है। अब एज हम लोग रिकॉग्निशन कर रहे थे, AS11 हम लोग को बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रेट्स के बारे में बताता है। तो हम लोग इनिशियल रिकॉग्निशन को जिस तरह से अपने ट्रीट कर रहे थे आपका स्पॉट रेट पे, उसी तरीके से हम लोग इन दोनों सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में भी मॉनेटरी आइटम्स को हम लोग रिपोर्ट करेंगे हमेशा उसके क्लोजिंग रेट पे। क्लोजिंग रेट आप समझ पा रहे हो, देखो डेट ऑफ कन्वर्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस, या फिर हम बोले तो बैलेंस शीट डेट, मतलब एंड ईयर, एंड का डेट। अगर मैं बोलूँ 31 मार्च, जो भी पर्टिकुलर ईयर होगा उस दिन का जो रेट हो रहा होगा उसी दिन को हम लोग मॉनेटरी आइटम को रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमें उस दिन उसको पैसे देने होते हैं। ठीक। अब हम आते हैं अगर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में, तो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन अगेन, अगर हमें बोल दिया है स्पॉट रेट कि किसी दिन हम लोग को किस दिन हमने ये किया है, पेमेंट किया है या वगैरह वगैरह कुछ स्टफ बोल दिया क्वेश्चन में, तो वो स्पॉट रेट पे हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। या फिर हम लोग नॉन मॉनेटरी आइटम को हमारा एवरेज रेट, अगर कुछ नहीं बोलता है तो एवरेज रेट पे भी कर सकते हैं। एवरेज रेट बेसिकली जिस दिन परचेज हुआ था और जिस दिन पेमेंट हुआ है दोनों को मिलाकर, या मंथली एवरेज रेट होता है, बहुत सी वीकली एवरेज रेट होता है जो निकाल के दिया रहता है, वो बेसिक रहता है, तो वहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में दिया रहता है, हम लोग वहाँ पे उससे कर सकते हैं। और थर्ड चीज आता है रिवैल्यूएशन रेट। जब भी हम लोग जब भी अपने असेट को रिवैल्यू करते हैं ना, तो एक पर्टिकुलर डे जिसे हम लोग रिवैल्यूएशन किए, जिस दिन हमारा असेट रिवैल्यू हुआ, उस दिन का रेट पे हम लोग उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। अब भैया रिकॉग्नाइज समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाह रहे हो, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, सब क्लियर करता हूँ। अब सोच के देखो, एक डॉलर टू रुपी का एक अमाउंट होता है, राइट। जैसे मैं अगर आज की बात करूँ तो आज 85 रुपीज के करीब है डॉलर टू रुपीज। हाँ, तो $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज। तो मैं अगर आज कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो मैं, ये होता है मेरा स्पॉट रेट, तो ये मेरा हो जाएगा क्या, स्पॉट रेट। ठीक है। अगर मैं आज कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो ये स्पॉट रेट पे मेरा रिकॉग्नाइज होगा। बट वही भैया आप ये क्लोजिंग रेट क्या होता है, तो सोचो मैंने आज कुछ परचेज किया है जिसका पेमेंट मेरे को कल करना है या मेरे को बाद में करना है, तो मॉनेटरी आइटम हुआ। तो मुझे चेक करना है कि जब मॉनेटरी आइटम का पेमेंट कर रहा हूँ, जैसे मैंने मॉनेटरी आइटम का पेमेंट किया है, तो मैं उसका रिकॉर्डिंग कब करूंगा, कौन से रेट पे, जो मेरे को 31 मार्च को मेरे को जो रेट मिलेगा ना, मैं उस दिन उसका पेमेंट करूंगा, उस दिन के रेट पे करूंगा। अब सपोज मैंने $1200 पे कुछ खरीदा, ठीक है, तो मैंने इस डेट पे इस रेट पे उसको रिकॉग्नाइज कर लिया था अपने बुक्स में, ठीक है। बट उसका पेमेंट मैंने कब किया है, आप देखो यहाँ पे 31, यानी सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, बाद में मैंने उसका पेमेंट किया है, तो वो क्लोजिंग रेट पे मैं फिर से पेमेंट कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे सारे रेट्स का मैंने डेफिनेशन लिख दिया आपके लिए इजी वे में। आप बुक खोलोगे तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, बट यहाँ पे मैंने इजी वे में सब कुछ लिख दिया ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। अच्छा भैया, ये फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस आता है, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस होता क्या है, मैं बेसिकली आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा, तो आप उसका टेंशन मत लो। बस आपको ये बता दे रहा हूँ ये होता क्या है, मतलब ये जाता कहाँ पे, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट इन ट्रायल बैलेंस आफ्टर कन्वर्शन। हम जब ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं ना ट्रायल बैलेंस में, जब ट्रांसफर कर रहे होते हैं अपना फॉरेन ट्रांजैक्शंस को अपने इंडियन ट्रांजैक्शन, इंडियन इसमें,
तो उस टाइम का जो रेट होता है ना, उस टाइम का जो डिफरेंस आता है डेबिट और क्रेडिट में, उसको हम लोग फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस बोलते हैं, जो कि हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं पीएल में, ठीक है। एक और ट्रांजैक्शन क्या है बोलूंगा, कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी को भी हम लोग डालते हैं नोट्स टू अकाउंट में, हमेशा हम लोग क्लोजिंग रेट पे उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। आप इसे नोट कर लीजिएगा, ये यूजुअली एग्जाम में आता नहीं है, एक स्पेशल पॉइंट अगर आ जाएगा तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा इसे सॉल्व करने में। अब मैंने आप लोग के लिए एक क्वेश्चन लेके रखा है, आई होप आप लोगों को ये हेल्प करेगा। सो मैं आपके साथ इसको सॉल्व करूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए, सुभाष लिमिटेड परचेज अ मशीन कॉस्टिंग 216 lakhs rupees, 216 lakhs on 1/4/2021, and the same was fully financed by foreign currency loan, US dollar, payable in 3 annual equal installments. Exchange rates were $1 $67.50, $1 का, और 70.45 एज ऑन 1/4/2021 और 31st March 2022 respectively. First installment was paid on इतना, एक डे हमें डेट दीजिए 31st March 2022. The entire difference in the foreign exchange has been capitalized. Advise how the exchange gain loss should be accounted for by the company. चलिए, क्वेश्चन को मैं आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे हमने मशीन परचेज किया है, अब मैंने 216 लाख में मशीन परचेज किया है 1/4/2021 में। ये फिर से एक फॉरेन ट्रांजैक्शन था, फॉरेन से मैंने लोन लिया था, तो लोन लेके मैंने परचेज कर लिया। तो इसका यूजुअली मैं एंट्री क्या मारूंगा, अगर हम लोग जर्नल एंट्री कर रहे होंगे तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू लोन, या फिर हमने क्रेडिटर बोल दिया, ठीक है। जिसका हमें पेमेंट करना है एनुअल, 3 annual इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना, ठीक है। अब मैं आप लोगों को करके बताता हूँ इसमें करना क्या है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए। आई होप उसका काम नहीं होगा, अगर होगा तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में, बट ये आपके सॉल्यूशन के लिए मैं यहाँ पे ये लिख ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए जी, पहले हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हमने जो मशीन परचेज किया है 216 लाख में, उसका एक्चुअली डॉलर में वैल्यू कितना है, क्योंकि हमने डॉलर का एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करना है ना। तो हम पहले चेक करेंगे कि उसको डॉलर में हमने जब परचेज किया तो उसका रेट क्या था। तो हमने एक्चुअली कितना का परचेज किया, 216 लैक्स। 216 लैक्स हो गया। इसको मैं डिवाइड करता हूँ, हमारा रेट क्या था, 1/4/2021 अगर आप रेट देख रहे हो, सॉरी एक मिनट, हाँ। तो 1/4 अगर 2021 का आप यहाँ पे रेट देख पा रहे होगे, तो यहाँ पे 1/4/2021 का रेट है 67.50, 67.50। तो मेरा कितना डॉलर आ रहा है इज इक्वल टू, मैं कैलसी पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये कुछ आ रहा है 32, इतना डॉलर है हमारा। तो हमने टोटल परचेज कितना डॉलर का किया था, 3,20,000 का मैंने परचेज किया था, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ जब मैंने पेमेंट किया है, जब मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया है, तो उस दिन मेरा एक्सचेंज रेट बदल चुका है। तो मैंने पेमेंट कितना डॉलर का किया होगा, $3,20, $3,20,000 का पेमेंट किया मैंने। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मैंने तब पेमेंट किया। तो मैं आपको बस दिखाता हूँ कि एक्सचेंज लॉस में मेरा कितना डिफरेंस आ रहा है। तो मैंने क्या किया, डॉलर मैं आपको दिखा रहा हूँ, 3,20,000 मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जो एक्सचेंज रेट मैंने जिस दिन पेमेंट किया उस दिन का, रुपीज 70.45, 70.45 इज इक्वल टू, एक मिनट दीजिएगा, 3,20,000 इंटू 70.45 मेरा आ रहा है वैल्यू, रुपीज में ये वैल्यू है
22544000, ठीक है। तो बेसिकली मैंने परचेस कितना किया था, अगर मैं देखूं यहाँ पे तो 2 लाख, एक्चुअली 216 लाख का पेमेंट मैंने परचेस किया था, और मुझे पेमेंट कितना करना पड़ जा रहा है, ये इतना का। तो मुझे आप देख के बताओ कि मुझे मैंने ज्यादा पेमेंट किया है ना, तो यहाँ से मैं निकालूंगा अपना फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिफरेंस। डिफरेंस बिकॉज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो कितना आ रहा है, मैंने कितना पेमेंट किया, 22544000। एक मिनट, यहाँ 5 सेट मिस हो गया मेरे से, 544000, और मैंने कितना का परचेज किया था, 216, इतना का पेमेंट किया था, विच विल बी इक्वल टू ₹944,000। इतना का मेरा फॉरेन डिफरेंस आया, आप देख पा रहे होंगे, इतना का फॉरेन डिफरेंस आया मेरा। तो ये बेसिकली फॉरेन डिफरेंस आ किस चीज का रहा है, मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने परचेज किसी और रेट पे किया था, बट मेरे को पेमेंट किसी और रेट का करना पड़ा, और ये अकाउंटिंग पॉलिसीज में होता है, फॉरेन ट्रांजैक्शंस में ऐसा होता है कि जैसे जैसे रेट बदलते हैं ना, तो मुझे वैसे पेमेंट करने पड़ते हैं, उसी रेट पे पेमेंट करने पड़ते हैं बेसिकली। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि मैंने पेमेंट ज़्यादा किया, तो इतना अमाउंट का मुझे लॉस हो गया। तो ये अमाउंट का लॉस मैंने ऐसा आपको बताया था, देखो यहाँ पे लिखा था ना, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस ट्रांसफर टू पीएल होता है, तो वो पीएल में चला जाता है ना। रुको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा था आप लोग के लिए। देखो यहाँ पे मैंने लिखा ना, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट इन ट्रायल बैलेंस आफ्टर कन्वर्शन। देखो हमने कन्वर्ट करके जब निकाला तो हमारा वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे, और हमारा लॉस दिख रहा है बेसिकली 9,44,000 का। तो हम इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ये डायरेक्ट हमारा ट्रांसफर हो जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। हाँ तो जी, इतना ही है कुछ फॉरेन एक्सचेंज में, AS11 में। ये जो क्वेश्चन था जो मैंने लिया है, ये CMA इंटर के बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो आई होप CMA स्टूडेंट्स आप सबके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप लोग को इससे रिलेटेड और कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे पिंक करो, मुझे मैसेज करो, कमेंट करो, और मुझसे पूछो। मैं आपके सारे डाउट्स को या किसी तरह क्वेश्चंस को पूरी तरीके से डील करूँगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन में डाउट है और आप मुझे सेंड करना चाहते हो, तो मेरा ईमेल आईडी मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। प्लीज़ मुझे क्वेश्चन वहाँ पे सेंड करो, मैं क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दूँगा आपको। एंड इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो रहा है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। आपको हर एक तरह का डाउट का सॉल्यूशन बहुत जल्दी मिलेगा, और आपको सारा तरह का डाउट मैं क्लियर करा के दूंगा। जाते जाते यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देख लिया है और आपको अगर पसंद आया है, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, और आप सबके लिए मेहनत करना मैं चाहता हूँ। और आप सबके लिए मेहनत करता रहूँगा, तो उस मोटिवेशन के लिए, इस चैनल के थ्रू बहुत लोग को हेल्प मिले, उस चीज़ के लिए प्लीज़ इसको लाइक कीजिए वीडियो को, और शेयर कीजिए सब लोगों तक, ताकि सबको इसका बेनिफिट मिलता रहे। थैंक यू।